वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, प्रियंका लड़ेंगी वायनाड से चुनाव, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी, 9 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी हादसे पर दुख जाहिर किया। पीएम ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। विपक्ष का आरोप, रेल मंत्री जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ली हाई लेवल मीटिंग। प्रदेश में जल्द शांति बहाली को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। ईवीएम पर एलन मस्क के बयान के बाद भारत में एक बार फिर से मचा सियासी कोहरा। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से की। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। दिल्ली में जल संकट पर सियासत गरमाई। बीजेपी सांसदों का दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के प्रदर्शन को ड्रामा बताया। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान। का मुसलमान मुझे वोट नहीं करते हैं, इसलिए उनका काम नहीं करूंगा मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप की मुलाकात पर केरल कांग्रेस ने पहले तंज कसा, फिर माफी मांग ली है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया ईसाइयों का मजाक उड़ाने का आरोप। सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया पुणे की एक आइसक्रीम फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड। इसी फैक्ट्री में बनी आइसक्रीम में मिली थी कटी हुई उंगली। चेक गणराज्य से अमेरिका हुआ निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण। निखिल पर है पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमने जो वीडियो देखी थी, वो कहीं ना कहीं भरी हुई थी उस चीज़ का, हाइजीन को लेके, सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके। बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। देखिए बहुत सारी खबरें, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि प्रियंका वाड्रा को बलि का बकरा बना दिया क्या राहुल गांधी ने? सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। बड़ी खबर है, क्योंकि ये बड़ी खबर ये है भाई साहब कि अब प्रियंका वाड्रा एक तो चुनावी राजनीति में एंट्री ले रही है, चुनाव लड़ेंगी। वो बड़ी खबर ये है, वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, अमित मालविया भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कह दिया कि भाई ने बहन का बलि का बकरा, मतलब भाई ने बहन को बलि का बकरा बना दिया। पहले अब वो उन्होंने बहुत कुछ लिखा वैसे अमित मालविया ने, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी ले लेते हैं, पहले अमेठी छोड़ी, अब वायनाड छोड़ रहे हैं। वो सारी चीजें अपनी जगह, उन्होंने बस स्केप गोट शब्द का इस्तेमाल किया और ये लिखा कि राहुल गांधी ने प्रियंका को बलि का बकरा बना दिया। इससे पहले खबर ये आई थी, आप जानते हैं, 2 सीटें। अच्छा, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी और वायनाड से प्रियंका। आप देखिए बहुत प्यारी तस्वीर आई, वैसे ये भी भाई बहन ने एक दूसरे को हग किया है, खूबसूरत तस्वीर आई है। अब पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर जब राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को हग किया, क्योंकि एक तरीके से वो अब चुनावी राजनीति में, डायरेक्ट इलेक्शंस अब लड़ने जा रही हैं, वो चुनावी राजनीति में उनका डेब्यू होने जा रहा है। और इस लिहाज से गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य संसद में पहुंच जाएंगे। अगर प्रियंका जीत जाती हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, एक ही परिवार के 3 सदस्य। और उससे पहले जो है अनाउंसमेंट भी हुई और प्रियंका ने क्या कहा वो सब हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहा वहां पर? रैली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में। तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है।
प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। अच्छा, जो ट्वीट किया है अमित मालविया ने, उन्होंने लिखा है थर्ड टाइम फेल राहुल गांधी इज समवन हु शेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। ही स्टिल हैजंट डिसाइडेड इफ ही विल बी एलओपी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे नहीं होंगे वो अभी तय नहीं किया है। कांग्रेस इंसिस्ट इट इज हिज पोजीशन टू डिक्लाइन। आगे उन्होंने लिखा है कि दिस वे नाउ ही शी इन दे ऑल दिस प्रियंका वाड्रा इज बीइंग स्केप गोटेड, मतलब प्रियंका वाड्रा को बलि का बकरा बनाया राहुल गांधी ने, ये बीजेपी कह रही है। और शी इज क्लियरली लेसर ऑफ द टू सिबलिंग, ये भाई बहन की कुछ लड़ाई है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं जब ये ऐलान किया गया, राहुल गांधी ने कहा 2 सीटें, आप सभी जानते हैं 2 सीटों से जीते राहुल गांधी। हालांकि ईवीएम पर सवाल उठाए, कुछ लोग पूछ रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, 2-2 सीटें जीत जाते क्या, वो ईवीएम की बात आगे करेंगे। लेकिन 2 सीटों पर जीते राहुल गांधी, वायनाड में जीते और रायबरेली में जीते। अब ये कहा जा रहा था कौन सी सीट रखेंगे, बड़ी खबर ये है प्रियंका वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, वायनाड छोड़ेंगे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को अब वायनाड भेजा जाएगा, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने कहा है कि बहन का बलि का बकरा बना दिया भाई ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक बड़ी खबर देखिए, बहुत सारी सियासी खबरें हैं लेकिन हमको लगा आपकी सेहत से जुड़ी शायद ये आज की सबसे बड़ी खबर है। क्या हो रहा है कि पिछले कुछ समय से ना, मतलब आपकी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इसलिए हमको लगा सबसे पहले खबर ये होनी चाहिए आपके भोजन से जुड़ी स्वच्छता की खबर सबसे पहले। देखिए, भारत में भोजन का अधिकार तो सभी के पास है, लेकिन अभी स्वच्छ भोजन के अधिकार की है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, ये आप देख रहे हैं ना, ये कटी हुई उंगली मिल गई थी आइसक्रीम के अंदर। पिछले कुछ दिनों में ना भारत में खाने पीने की चीजों में गंदगी, लापरवाही, ऐसी खतरनाक चीजें मिलती हैं जिसके बाद आप बाहर भी खाने पीने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। अब आज की खबर सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एक परिवार ने ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई थी, उसमें एक इंसान की कटी हुई उंगली मिली। अब ये 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए बस, और रिमोट को साइड में रख दीजिए क्योंकि ये आपकी सेहत से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, कहीं आइसक्रीम में उंगली मिल रही है, कहीं फ्लाइट में खाने में ब्लेड, वो देखिए नीचे ब्लेड, ये ब्लेड मिला, ब्लेड फ्लाइट के अंदर। वो आइसक्रीम में कान खजूरा मिल गया, और ये थूक वाला जूस भी अब ये लेटेस्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये थूक वाला जूस, कान खजूरा, ये 4 तस्वीरें देखिए, और ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रहा है। मतलब आइसक्रीम में कहीं कटी हुई उंगली मिल रही है। इस बात की जांच चल रही है कि नोएडा में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में कान खजूरा निकल आया। ये दोनों घटनाएं तो ऑनलाइन ऑर्डर में हुई। वो जो वाली तस्वीर देख रहे हैं ना आप, जो फ्लाइट के अंदर, वो बताऊं, बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट के खाने में चावल के अंदर वो देखिए ब्लेड, रेड एरो देख रहे हैं आप, वो रेड एरो, ब्लेड जैसी चीज मिली। ब्लेड मेटल था, ब्लेड था, वो जान जा सकती फ्लाइट के अंदर। अब सोचिए, मतलब ये खाना किसी बच्चे को परोसा गया होता है या कोई भी इसको खा ले, उसकी जान जा सकती है। इन सभी घटनाओं को लापरवाही से जोड़ा जा सकता है। लेकिन नोएडा में, अच्छा वो 4थी तस्वीर देखिए, थूक वाला जूस, मतलब आदी होती जा रही है साहब। मतलब जानबूझकर जूस में थूकने के आरोप में 2 लोग पकड़े गए हैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहे हैं ना, पुलिस ला रही है इनको। ये महाशय जूस में थूक मिला रहे थे। आरोप है कि नोएडा में पकड़े गए 2 लोग गन्ने, ये देखिए ये वहां पर जूस में थूक कर ग्राहकों को दे रहे थे। अब ग्राहकों की शिकायत पर दोनों युवकों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और खाने पीने की चीजों में जानबूझकर गंदगी मिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी नाले के पानी से जूस बनाने और पता नहीं फलों में थूक लगा के बेचने के कई इस तरह के मामले सामने आए। यहाँ तो पुलिस का एक्शन हो गया, पुलिस की कार्रवाई हुई। देखिए, सावधान रहने की जरूरत है। यह आपकी सेहत से जुड़ा मामला है, मजाक बना रखा है कुछ लोगों ने। ऐसे मामलों में सावधानी ही बचाव है। लेकिन जहां आप और हम खाने पीने की चीजें ऑनलाइन पैकेज्ड मंगवाते हैं, वहां आप क्या करें? बिल्कुल बात सही है भाई, क्योंकि इसका पता तो तब चलता है ना जब आप और हम खाने पीने की चीजों को अनपैक कर लेते हैं। ये देखिए, फ्लाइट के अंदर साहब नोकीली चीज मिल रही है, कोई खा जाए क्या होगा उसका, फ्लाइट के अंदर। अब मुंबई नोएडा में क्या हुआ, दोनों ही जगहों पर ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई गई थी। मुंबई में आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिल गई, ये देखिए, ये कटी हुई उंगली मिल गई। नोएडा में जानते हैं क्या हुआ है? नोएडा में आइसक्रीम में जहरीला कान खजूरा निकला। ये
ये सब मामले रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार पिछले 2 से 3 दिनों में। इसके अलावा बाहर खाने पीने की चीज़ों में सावधान करने वाली घटना एक फ्लाइट की भी है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था। बेंगलुरु में सैन फ्रांसिस्को जा रही एक फ्लाइट में एक पैसेंजर को जब खाना परोसा गया तो उसके खाने में ब्लेड जैसी चीज़ मिली। वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, वो ब्लेड, ये तो दूसरी है, ब्लेड जैसी चीज़ मिली। इस बात की जानकारी पैसेंजर ने खुद सोशल मीडिया पर दी। पैसेंजर, ये वो तस्वीर, ये फ्लाइट के अंदर खाना दिया जा रहा था। पैसेंजर ने बताया कि उसे खाने में ब्लेड जैसी चीज़ का एहसास तब हुआ जब उसने खाना खाना शुरू किया। देखिए, बेशक इसका दोष पूरी तरह से फ्लाइट की केटरिंग सर्विस पर है। क्या होता अगर एक मेटल का टुकड़ा किसी बच्चे को परोसा गया होता? अब ये देखिए ना, ये तस्वीर देखिए आप, ये डराने वाली तस्वीर है। ये फ्लाइट के अंदर आप इतनी महंगी महंगी टिकट लेकर आप जाते हैं, आपको लगता है अच्छा खाना मिलेगा, वो साहब उसके अंदर तो ब्लेड मिल रहा है। इस मामले में भी एयरलाइन ने जांच की बात कही है। इस तरह की घटनाएं देश में पहली बार नहीं है। खाने में कोकरोच, छिपकली, ये सब मतलब आम हो गया है। तो छोटे मोटे ढाबों से लेकर 5 स्टार होटल तक में ये सब हो रहा है। नोएडा में जिस तरह ना, वो खबर बहुत ज़रूरी है जो पकड़ के ले जा रहा था ये इन दोनों को। ये क्या कर रहे थे दोनों? ये जूस में थूक मिलाकर बेचने की बात सामने आई है। पकड़े गए, लोगों ने शिकायत कर दी। अभी तो कितने पकड़ में नहीं आए गए होंगे, ये तो पकड़े गए। कितने होंगे जो मिला के पिला रहे होंगे। देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। जबकि ब्लेड रहित, विष रहित, गंदगी रहित और थूक रहित भोजन हमारा मतलब अधिकार है भाई। राइट टू फूड है तो राइट टू स्वच्छ फूड होना चाहिए ना। पिछले साल 12 अप्रैल 2023 को, अब सुनिए आपके अधिकार क्या हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्वच्छ भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि स्वच्छ भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह फैसला मीट की उन दुकानों के खिलाफ दिया था जो बिना मोहर मीट बेच रही थी। इसे पता नहीं चल पा रहा था कि मीट कहां से लाया गया और कितने दिन पुराना है। इसके अलावा ऐसी घटनाएं इसलिए लगातार हो रही है क्योंकि फूड सेफ्टी को लेकर देश में ना कोई कड़ा कानून नहीं है। क्या होता है, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत असुरक्षित खाने की बिक्री के तहत 6 महीने की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना, बात खत्म। लेकिन 1 साल पहले संशोधन हुआ, उसमें 6 महीने की कैद को आधा कर दिया गया और 3 धाराओं को बेहद लचीला बना दिया गया। तो खुद सोचिए, जहां फूड सेफ्टी को लेकर अब कानूनी सख्त ना हो तो देश को स्वच्छ खाने का अधिकार कैसे मिलेगा? सुनिए। मैं नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बाबरी का चैप्टर स्कूली किताबों से क्लोज। बाबरी का चैप्टर क्लोज। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब से बाबरी का नाम हटा दिया गया है। मस्जिद ने विवादित ढांचा, 3 गुंबद वाला ढांचा का ये हंगामा मच गया इसको लेकर। हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। एनसीईआरटी जो सच है, जो तथ्य है, उनको अपनी किताबों में लिख लीजिए। ऐसे ऐसे चैप्टरों को हटाया जा रहा है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो। वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी, जो ढांचा था वो सही में ढांचा था। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे ढांचे बनाए थे। बच्चों को आपस में लड़ाने का एक प्लान सरकार ने किया है, उसका हमारा विरोध है। केवल और केवल अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें। और शिक्षा का भी भगवाकरण होगा, ये तो बहुत दुखद बात है। हमें लगता है कि चैप्टर क्लोज नहीं होना साहब, हमें तो लगता है बल्कि अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ये जो क्रूर मीर बाकी, ये बाबर ग्लोरीफाइड डकैत, आतंकी, इनका तो इतिहास बताया जाना चाहिए ना। ये मेरी निजी राय है, मतलब मेरे को लगता है कि ये चैप्टर हटा देने से नहीं, हमारी तो आज की युवा पीढ़ी, इनको पता होना चाहिए ना 497 सालों का संघर्ष, कैसे मंदिर तोड़ा गया, कैसे आदेश दिया गया, कौन था मीर बाकी, कैसे बाबर ने क्या किया, तो बताना चाहिए।
लेकिन हुआ क्या, पहले वो आपको खबर बता देते हैं। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में कुछ बदलाव किए। ध्यान से सुनिएगा। 12वीं की एनसीईआरटी किताब में अयोध्या को लेकर जो चैप्टर था ना, उसे 4 पेज से घटाकर 2 पेज में कर दिया गया है। अयोध्या का चैप्टर 4 पेजेस से घटाकर 2 पेजेस में कम किया गया। ठीक है, इस चैप्टर में जहां बाबरी मस्जिद लिखा था ना, अब उसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया। क्या लिखा गया है? 3 गुंबद वाला ढांचा। इसको लेकर हंगामा मच गया। 3 गुंबद वाला, अब बाबरी मस्जिद कोई नहीं कह रहा, अब 3 गुंबद वाला ढांचा किताबों में लिखा है साहब, हम क्या करें। ठीक है, कई मौलाना भड़क गए हैं। वो मोदी सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एनसीईआरटी आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही हैं। ऑल इंडिया मुहिम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने ट्वीट किया कि जो लोग इतिहास से में, मतलब उन्होंने ये लिखा, जो लोग इतिहास से सीखने में असफल होते हैं वो इसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। असद ओवैसी साहब, अब इनका मीर बाकी बाबर क्या करना है इन लोगों को। लेकिन चलिए, उधर बीजेपी का कहना है कि देश के इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया, अब बच्चों को सही जानकारी ये दी जा रही है। कोर्स करेक्शन है, ये कोर्स करेक्शन किया जा रहा है। बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि इतिहास को कम मत करिए कि 4 से 2, बल्कि 4 का 8 पन्ने करिए और अच्छे से बताइए ये ग्लोरीफाइड डकैत आतंकी क्या किया इन लोगों ने, राम मंदिर के साथ क्या किया था, बताना चाहिए। मतलब कैसे नरसंहार किया, कैसे नरमुंडों की मीनारें बनाई, ये सब बताना चाहिए। बच्चों को पता तो लगे। आप चैप्टर कम कर देंगे, बताएंगे नहीं कि कौन है ये लोग। खैर, किताब में सब कुछ सत्य और तथ्यों के आधार पर लिखा गया, ऐसा दावा है। आप भी सुनिए। हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको खुरचा जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर ऐसे ऐसे चैप्टरों को हटाया जा रहा है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो। और ये आपस में लड़ाने का जो शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, उसका हमें विरोध है। हमें किसी धर्म से बच्चों को नहीं लड़ाना है। इतिहास को हमेशा तोड़ मोड़ के हमें बताया गया जब हम बच्चे थे, तो कम से कम अब जब सरकार है तो सही इतिहास क्या था उसका चित्रण करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी, जो ढांचा था वो सही में ढांचा था। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे ढांचे बनाए थे, वहाँ पे तो नमाज भी नहीं होती है। तो इसका चित्रण करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। देखिए, आपको बताते हैं हुआ क्या है। दरअसल मिर्ची क्यों लगी है ना, मिर्च क्यों लगी आपको बताते हैं। एनसीईआरटी की किताब के जिस चैप्टर को लेकर विवाद हो रहा है ना, उसमें बदलाव क्या किए गए, चेंजेस आप जानना चाहते हैं। कौन कौन सी चीजें हटाई गई हैं, क्या क्या ऐड किया गया है, अब सुनिए। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ मिर्ची लग रही है, आराम से सुनिएगा। उदाहरण के लिए, पुरानी किताब में अयोध्या विवाद लिखा गया था, नई किताब में अयोध्या मुद्दा लिखा गया। विवाद है ही नहीं साहब, प्रभु राम का जन्म हुआ, राम जन्मस्थली है प्रभु राम की, तो विवाद नहीं है, समझ लीजिए आज के बाद। मुद्दा है, मुद्दा। ठीक, पुरानी किताब में जो बाबरी मस्जिद थी ना, वो नई किताब में क्या लिखा गया है? 3 गुंबद वाला ढांचा, 3 गुंबद वाली संरचना। मस्जिद बाबरी नहीं, 3 गुंबद वाली संरचना। ठीक है, यह बच्चों को पढ़ाया जाएगा 12th स्टैंडर्ड, ये एनसीईआरटी की किताबों में। पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद को 16वीं सदी की मस्जिद के रूप में पेश किया गया था, जिसे मुगल बादशाह बाबर के जनरल मीर बाकी ने बनवाया था। नई किताब में इसे 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है, जिसे साल 1528 में, आप सुनिए बच्चे क्या पढ़ेंगे, सबसे जरूरी पॉइंट, बहुत मिर्च लग रही है, मैं 4 बार रिपीट करूंगा इसको, जिसे 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था। क्या? 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था, मस्जिद नहीं। अब वो 3 गुंबद वाली संरचना जो मंदिर तोड़कर या प्रभु राम के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। पुरानी किताब में 2 पन्नों से ज्यादा फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा का जिक्र था। इसके अलावा सोमनाथ से अयोध्या तक आयोजित रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकों की कार सेवा, मस्जिद के विध्वंस और मस्जिद, मैं भी गलत बोल गया, वो 3 गुंबद वाली संरचना का विध्वंस, और उसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का भी पुरानी किताब में जिक्र किया गया था। और यह भी बताया गया था कि कैसे बीजेपी ने अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद व्यक्त किया था। अब नई किताब में इसे एक दूसरे पैराग्राफ में बदल दिया गया है और इसमें से गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 92 को जो 3 गुंबद वाली संरचना के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा 3, और बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन 4,
और बीजेपी द्वारा अयोध्या की घटनाओं पर खेद व्यक्त करने का मुद्दा अब हटा दिया गया है। किताब के नए संस्करण में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक उपखंड जोड़ा गया है। पता तो लगे ना क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसका शीर्षक है कानूनी कार्यवाही से सौहार्दपूर्ण स्वीकृति तक। पुरानी किताब में कई समाचार पत्रों के लेखों की तस्वीरें भी थी। नई किताब से सभी समाचार पत्रों की कटिंग्स को हटा दिया गया। देखिए, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही है, वो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। एनसीईआरटी पर शिक्षा के भगवाकरण और सही जानकारी छिपाने के आरोप लग रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी का कहना है कि भाई स्कूली पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाने से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति पैदा होगी। छात्रों को इतिहास तथ्यात्मक ज्ञान देने के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि युद्ध के मैदान में बदलने के लिए। सुनिए। और जो एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस हैं, मैं समझता हूं कि वो सारी चीज़ों को पूर्व की भांति हैं, उसको पूर्व की तरह लाके खड़ा करना चाहिए। केवल और केवल अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें, उसमें सभी चीज़ों को उसमें समाहित कर और देश को, सभी बच्चों को सभी चीज़ों को जानकारी मिले। विवादित ढांचा था, 3 गुंबद थे जो विवादित थे, वहाँ पर पूजा भी होती थी, वहाँ पर मूर्ति भी थी, रामलला की मूर्ति भी स्थापित थी। तो क्या है कि एनसीईआरटी जो सच है, जो तथ्य हैं, उनको अपनी किताबों में लिख रही है। बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है, और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है। यह 9 नवंबर 19 से, तो इसी स्थिति में अधूरा है। 3 गुंबद वाली संरचना, 3 गुंबद वाला ढांचा, याद रखिएगा। बात करेंगे जून की तपती गर्मी और पानी के संकट की। बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। दिल्ली में इल्लीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है। बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो। समस्या पानी की नहीं है, समस्या है भ्रष्टाचार की। अगर ये पानी की चोरी, काला बाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए, तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। उन्होंने तोड़े हैं, इसलिए तोड़े हैं ताकि उसमें से टैंकर माफिया को फ्री में पानी मिल सके। सोचिए, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले आपस में लड़ रहे हैं, और दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए लड़ रहे हैं। एक एक बूंद पानी के लिए बेचारे सड़क पर हैं दिल्ली वाले, और सियासी पारा हाई हो चुका है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। आज क्या हुआ, पानी की किल्लत के मुद्दे पर आज बीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। ठीक, दिल्ली से बीजेपी के सभी 7 सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज जी को आप देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि मुखर्जी नगर में दिल्ली जल बोर्ड के बाहर सांसद मनोज तिवारी मटका लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। मटका लेकर पहुंचे साहब, वो देखिए आप। नई दिल्ली लोकसभा सीट की सांसद बांसुरी स्वराज ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के प्रदर्शन को नाटक बताया, ड्रामा कर रही है बीजेपी। ये आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है और गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है। ठीक है, बीजेपी का आरोप है कि भाई दिल्ली की जनता ने लोकसभा में इस बार मोदी के लिए बंपर वोटिंग की, इसी का बदला आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों से पानी रोक कर ले रही है। दोबारा से बयान सुनिए जो बीजेपी आरोप लगा रही है। अगर इसमें सच्चाई है रत्ती भर भी तो बहुत सीरियस है। अब चूंकि दिल्ली के लोगों ने 7 सीटों पर बीजेपी के सांसदों को जिताया, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों से उनको बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर उनसे बदला ले रही है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का। सरकार पिछले 10 साल में
एक पाइप नहीं बदल सकती है, तो जो पानी वेस्ट हो रहा है और जो पानी टैंकर माफियाओं को बेच रहे हैं वो उसका आकलन 55 से 58% है। बाकी आप 40-42% में दिल्ली को क्या दे पाएंगे? और यही स्थिति है कि आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है और आतिशी जी और उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं उनके, वो लोग झूठ का पहाड़ बनाने में मस्त है। बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पाइपलाइन चरमराती हुई स्टेट में है और इसलिए क्योंकि कोई मरम्मत इन्होंने करी नहीं है। दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा, इस संकट के बीच अभी आरोप जो लग रहा है ना कि दिल्ली वालों से खुन्नस या बदला निकाल रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली वालों ने बीजेपी के 7 सांसदों को जिता दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली वालों को एक बूंद पानी के लिए जानबूझकर तरसा रही है आम आदमी पार्टी। अब दूसरा आरोप, जल संकट के बीच, सियासत के बीच पानी पर धार्मिक बंटवारे को अजीबोगरीब एक आरोप लगाया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। तुष्टीकरण के आरोप, पानी का धार्मिक बंटवारा। दावा है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा का दावा क्या है सुनिए। दिल्ली में हिंदू बहुल इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा पानी सप्लाई किया जा रहा है। यमुना विहार, मौजपुर, जो लोग शायद सुन रहे हैं, अगर वो रिलेट कर पा रहे हैं, वो इन इलाकों में अगर रहते हैं, मैं नाम ले रहा हूं इलाकों का, यमुना विहार, मौजपुर, गोकुलपुरी का पानी सीलमपुर, जाफराबाद और सीमापुरी में भेजा जा रहा है। ये आरोप है कपिल मिश्रा का, बीजेपी का। हमें नहीं पता है इसमें कितनी सच, ये हो ही नहीं सकता। मतलब क्या हिंदुओं से इतनी खुन्नस थोड़ी नहीं कि उनके इलाकों का पानी रोक दिया जाएगा। लेकिन कपिल मिश्रा इन दावों को भाई साबित करें फिर वो, या लोग बताएं कि हाँ वाकई में अगर ऐसा हो रहा है तो। आईपी एक्सटेंशन का पानी अल्लाह कॉलोनी को दिया जा रहा है बकौल कपिल मिश्रा। राजेंद्र नगर, करोलबाग, आनंद पर्वत का पानी जामा मस्जिद, मटिया महल को दिया जा रहा है। अब इसके पीछे इन्होंने दलील भी दी है बीजेपी ने कि बकरी ईद पर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के बहाने ये पानी डाइवर्ट कर दिया गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली में धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रोकना चाहिए। कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के संकट में भी बीजेपी सियासत का अवसर देख रही है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और पानी के लिए इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। पानी के टैंकर आते ही मारामारी मच रही है। टैंकर नहीं आता, पर लेकिन कोई ऐसा लाचार है कि डब्बा उठा नहीं सकता, वो बेचारा भूखा प्यासा ही मरेगा। टैंकर के ऊपर तो मारपीट बहुत ज्यादा होती है। ये बात आपने पहुंचाई है? अरे कहाँ पूछाए, कोई आगे खड़ा होगा जब तो पूछाए। तो ये नेता है जो लोकल आकर के देखते हैं? कोई भी नहीं आता, खाली इलेक्शन के टाइम पे वोट करने आते हैं और कोई नहीं आता। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कई जगहों पर खाली मटका लेकर पहुंचे और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि टैंकर माफिया और पानी की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से केजरीवाल सरकार ने जल संकट पैदा किया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ प्रदर्शन को बीजेपी का ड्रामा बताया। आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है और आतिशी जी और उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं उनके, वो लोग झूठ का पहाड़ बनाने में मस्त। भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना हमसे लड़िए, राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के दक्षिण दिल्ली की मेन पाइपलाइन में छेद करने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस जगह जगह जल बोर्ड की पाइपलाइनों की पेट्रोलिंग कर रही है। एक दिन पहले आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर पाइपलाइनों की सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके और निजामुद्दीन इलाके में पाइपलाइनों को चेक करते नजर आए। आतिशी ने दावा किया है कि पानी की कमी बीजेपी का षड्यंत्र है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसा रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना। षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है। एक दशक से केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं और ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल संकट है जो केजरीवाल सरकार ने बनाया है अपने भ्रष्टाचार के लिए और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के लिए। पानी संकट पर सबसे बड़ा आरोप तो इंडिया गठबंधन में साथी कांग्रेस पार्टी ने लगाया। कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार को पानी की कमी के हालातों का जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और ईवीएम विरोध की एक बार फिर कैसे हवा निकली है ना। इस बार ईवीएम पर दुष्प्रचार का ओटीपी आ गया है, दिखाते हैं आपको। हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद था। देखो, ये ईवीएम बेचारी जो नेशनल सियासी किलर्स हैं उनसे बची, तो इंटरनेशनल सुपारी किलर्स के चक्र में फंसी। 15-20 सांसद आते तो आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री रहते। अगर आप राहुल गांधी जी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड और रायबरेली में देखेंगे तो वाकई में रहस्यमय है, ब्लैक बॉक्स। ईवीएम से चुनाव में घपला हो रहा है, अभी ईवीएम हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी खुद अपने आप में एक ब्लैक बॉक्स है, शोध किया जाना चाहिए उनको। अगर उस पर उनका विश्वास नहीं है तो 99 एमपी इस्तीफा कर दें। अब जानते, कहा जाता है कि सच जब तक जूते के फीते बांध रहा होता है ना, तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। दोबारा सुनिए, सच जब तक जूते के फीते बांध रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट लेता है। झूठ की रफ्तार 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 10G तेजी से फैलता है झूठ। ऐसा ही भारत की ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हो रहा है। मतलब जिस ईवीएम की वजह से विपक्ष ने 232 सीटें जीती, जिस ईवीएम की वजह से कांग्रेस को 99 सीटें मिली, जिस ईवीएम की वजह से राहुल गांधी 2-2 सीटें जीते, 2-2 सीटें, विपक्ष फिर उसी ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठा रहा है। ईवीएम के चरित्र हरण की लगातार कोशिश की जा रही है। क्या हुआ, कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 24 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र के संभावित सत्र में ईवीएम पर हंगामा मच सकता है। अब ईवीएम विरोधी दुष्प्रचार का ओटीपी हाथ लग गया है ऑपोजिशन के। वैसे उसकी हवा निकल गई है, मैं आगे बताता हूं आपको, क्योंकि ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता चुके राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को या तो मशीनों या प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो फिर ऐसा करिए, जिन जिन को डाउट है दे दें इस्तीफा वो, और दोबारा चुनाव की मांग करें कि इस बार मैं बैलेट पेपर से चुनाव। राहुल गांधी दे दे इस्तीफा। फिर जिन नेताओं को ईवीएम से प्रॉब्लम है और वो ईवीएम से चुन कर आए हैं तो दे दें वो इस्तीफा, फिर कि हाँ दोबारा हो जाए चुनाव, इस बार हम बैलेट पेपर से चुनाव। इस्तीफा दे देना। ईवीएम का विरोध है, ईवीएम से तो जीत के आए हैं साहब, 99 सीटें जीत कर आए ईवीएम से। कांग्रेस के अलावा विपक्षी करीब हर पार्टी ने ईवीएम के चरित्र पर उंगली उठाई है, मजाक बना रखा है। भारत के लोकतंत्र को एक तरीके से फिर से उन पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जाती है, डाउट, और पूरी दुनिया में खबर बनाई जाती है। जबकि चुनाव के बाद यही ईवीएम पाक साफ हो गई थी, लगा था कि अब तो ईवीएम की इज्जत बच गई। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या, ये सब विपक्ष को ईवीएम विरोध का ओटीपी कहां से मिला। सुनिएगा, हुआ ये कि 4 जून यानी
नतीजों के दिन मुंबई में मंगेश पांडिलकर नाम के एक व्यक्ति पर मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगा। ठीक, मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का। मंगेश पांडिलकर शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकार के करीबी हैं। शिंदे गुट के सांसद, शिंदे मतलब एनडीए सांसद के करीबी हैं, जिन्होंने उद्धव गुट के अमोल गजानन कीर्तिकर को 48 वोटों से हरा दिया। इसके बाद से आरोप लगा कि पांडिलकर ने ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर दिया। मोबाइल से ओटीपी से ईवीएम को अनलॉक कर दिया। मैंने कहा ना, अभी तो झूठ सच फीते ही बांध रहा था, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा दिया। आग की तरह जंगल में खबर फैल गई है। ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम का ओटीपी आया, ईवीएम को कंट्रोल कर लिया, ओटीपी मोबाइल पता नहीं क्या क्या। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है और इसे मोबाइल से लॉक या अनलॉक नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि ईवीएम को ओटीपी से अनलॉक करने की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। फिर भी विपक्ष को ईवीएम को चुनाव आयोग से ज्यादा झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर भरोसा है और विपक्ष के इस भरोसे को अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क ने और मजबूत किया। लेकिन यहां आपको यह बताते हुए कि जिस अखबार की बुनियाद पर ये सब आरोप लगा रहे थे, उस अखबार ने भी माफीनामा और क्लैरिफिकेशन छाप दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जी हां, जिस अखबार की बुनियाद पर ये ओटीपी वाला दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था, उस अखबार ने भी छोटी सी जगह पर ये क्लैरिफिकेशन छाप दिया। इतना बड़ा छापा ओटीपी से कंट्रोल हो गया ईवीएम, छोटा सा क्लैरिफिकेशन छापा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब कौन बताएगा कि नहीं हम झूठ बोल रहे थे, इन पर कोई कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। अच्छा, एलन मस्क ने क्या किया? उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा है और अमेरिकी चुनावों में ईवीएम को हटा देना चाहिए। एलन मस्क ने यह बात अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में कही, लेकिन ईवीएम विरोधी बात को लेकर विपक्ष ने एलन मस्क को सिर माथे पर बिठा लिया। खुद सोचिए, अगर ईवीएम हैक होती, छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं छोड़िए बीजेपी, छोड़िए कांग्रेस, अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी 240 होती। अगर ईवीएम हैक होती तो मोदी जी काउंटिंग में शुरुआती राउंड में अपनी सीट से पीछे चलते। ईवीएम हैक हो गई और मोदी जी पीछे चल रहे थे। अगर ईवीएम हैक होती तो मोदी जी 1.5 लाख, मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते। अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी के 18 मंत्री चुनाव हारते। ईवीएम हैक है, हम जीत रहे हैं, 99 सीटें ले गए, लेकिन ईवीएम हैक है। यानी ईवीएम हैक होती तो बीजेपी अयोध्या हारती। ईवीएम हैक होती तो मोदी जी गठबंधन का रिस्क क्यों लेते? और मतलब आप सोचिए, राहुल गांधी 2-2 सीटें से जीत जाते। ईवीएम हैक थी और जीता, तो आप लोगों ने हैक किया, फिर इसका मतलब आप लोगों ने क्या? फिर इसलिए कहा जाता है कि जो सो रहा है ना, उसे तो जगाया जा सकता है। जो सो रहा है आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर इस साल 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शक का इलाज नहीं हो सकता और संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर संदेह हो तो उम्मीदवार वेरिफिकेशन की मांग कर सकता है और वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिन में कर सकते हैं। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स की जांच तब की जाती है जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। राहुल गांधी खुद अपने आप में एक ब्लैक बॉक्स है, शोध किया जाना चाहिए उन पर। एलन मस्क, जिसको इंडियन डेमोक्रेसी की जानकारी नहीं है, इंडियन ईवीएम की जानकारी नहीं है, वो बयान देते हैं और उसके बयान को पकड़ लेते हैं कि जैसे एलन मस्क नहीं हो गया, आइंस्टीन की औलाद हो गया। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ाना बात पे और अपने ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाब गैर जिम्मेदार बताने लगते हैं राहुल गांधी। ऐसे ऐसे तुम्हारे नेता हैं। चुनाव के रिजल्ट 4 तारीख को आया, 14 तारीख से उनको ईवीएम शुरू हुआ। बीमारी ये अगले 5 साल का नैरेटिव बनाना चाहते हैं क्या? केंद्र की सरकार क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव लेती है? दुनिया के प्रगत देश, अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? यही सवाल कांग्रेस का है। और ये चुनाव 5 साल का है, 5 दिन का नहीं है। 5 दिन की सरकार हम बनाते हैं, अगर 5 दिन काउंटिंग को लगते हैं तो उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? तुमने 1 महीना चुनाव लिया है, 7 फेज में लिया है, कोई ज़रूरत नहीं थी हिंदुस्तान में। कानून व्यवस्था अगर इनके राज में खराब हुई है क्या, ये भी सवाल होता है। अगर आप राहुल गांधी जी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड और रायबरेली में देखेंगे तो वाकई में रहस्यमय है। ब्लैक बॉक्स। आज आतंक और बारूदी सोच पर सर्जिकल स्ट्राइक पर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है अरुंधति राय पर यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है, वो तो आप जानते हैं। और दूसरी खबर है जम्मू में आतंक के सफाई के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन की।
अरुंधति राय और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन की खबर के बीच में क्या कॉमन है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। मशहूर लेखिका के समर्थन में एक बार फिर वो गुट एक्टिव हो गया है जो उनके खिलाफ यूएपीए के एक्शन को गलत ठहरा रहा है। अरुंधति राय ने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के एक सम्मेलन आज़ादी दी ओनली वे में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भड़काऊ बयान दिया था। आरोपों के अनुसार सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कही थी। आरोप है कि लेखिका ने बात का जोर शोर से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था। ये कोई पाकिस्तान के नेता ने नहीं बोला या पाकिस्तान की किसी लेखिका ने या वहाँ के, ये अपने लोगों का ये बयान इस तरह का आया था जब उन्होंने कहा था अरुंधति राय ने कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था और सशस्त्र बलों ने जबरन उस पर कब्जा किया हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जब ऐसे लोग हैं तो भारत को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। अरुंधति राय ऐसे लोग हैं जो वैचारिक तौर पर हिंसा फैलाते हैं और देश को डराते हैं और देश को बांटने का काम करते हैं। विदेशी एजेंडे को सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। इसलिए कश्मीर को अरुंधति राय भारत का हिस्सा नहीं मानती। आप सोचिए, उसी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कई श्रद्धालुओं का नरसंहार कर दिया। उसी कश्मीर के लिए आज देश के जवान जंगलों में दिन रात आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं जिससे जम्मू में अमन कायम हो सके। उधर पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। मालगाड़ी टकराई कंचनजंगा एक्सप्रेस से। प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। हम इस भयावह नज़रअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार सुबह 8:55 पर भयानक हादसा हो गया। सिलीगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी। अचानक एक तेज आवाज आई। एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सवार यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था। जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। एनिमेशन के जरिए भी हादसे को समझिए कि कैसे मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस डीरेल हो गई और उसकी बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ने लगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त वहां कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब लोग राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं और प्रशासनिक तौर पर जो लोग हैं वो तो लगे ही हैं। स्थानीय संस्था द्वारा भी मदद के लिए आगे आया गया है और यहाँ पे जो भी परिजन हैं उनके लिए और लोगों के लिए राहत के साथ खाने पीने की भी कुछ सामग्री, चूँकि देर हो रहा है, जितना देर हो रहा है तो कुछ न कुछ लोगों के द्वारा वितरण भी किया जा रहा है। हादसे के कुछ ही घंटे बाद रेल मंत्री भी वहां पहुंची और अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ चुनाव की परवाह है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार
1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? शुरुआती जांच में इसे लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। रेल अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन ट्रेन चालक ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे गार्ड वाले डिब्बे और पार्सल को टक्कर लगी। We have information of 8 deaths, yes. Around 25 injuries. जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site.